नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है जी। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर, और आज हम कोशिश करेंगे कि इन नोट्स के जरिए इस जटिल मुद्दे को थोड़ा समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जो जानकारी है उसे सरल तरीके से सामने रखा जाए। बिल्कुल। हम जानते हैं कि ये जो बड़े पैमाने पर लड़ाई है ये तो 2022 में शुरू हुई, लेकिन तनाव तो काफी पहले से था, है ना? हाँ, कई साल पहले से। तो इन नोट्स के आधार पर हम कुछ अहम सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे ये सब शुरू कैसे हुआ, कौन है जो इसका सबसे ज्यादा दर्द झेल रहा है, और दुनिया की राजनीति पर ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरू करते हैं इसकी पृष्ठभूमि से कि ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। हाँ, कहाँ से शुरू हुआ ये सब? तो इन नोट्स में साफ लिखा है 2014 के बारे में, जब रूस ने यूक्रेन का वो हिस्सा क्रीमिया अपने कंट्रोल में ले लिया था। जी, क्रीमिया पर कब्जा। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और साथ ही जैसा इन दस्तावेजों में है, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में वो जो डॉनबास इलाका है, हाँ, डोनबास, वहां उन ग्रुप्स का समर्थन शुरू कर दिया जो यूक्रेन से अलग होना चाहते थे, सेपरेटिस्ट्स। जी, अलगाववादी। तो वहां पहले से ही एक तरह की लड़ाई चल रही थी। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा कि 2022 का जो ये बड़ा युद्ध है ये कोई अचानक नहीं हुआ। हाँ। ये 2014 से जो चल रहा था उसी का एक भयानक विस्तार था। अच्छा। क्रीमिया पर कब्जा और फिर डॉनबास में वो जो 8 साल लगातार संघर्ष चला, जिसमें रूस का समर्थन साफ था, उसने वो जमीन तैयार कर दी जिस पर फरवरी 2022 का हमला हुआ। वो 8 साल कोई शांति के नहीं थे। बिल्कुल। और फिर 2022 में, जैसा इन नोट्स में है, ये जो सुलगता हुआ टकराव था ये एक फुल स्केल वॉर में बदल गया। हाँ, पूरी तरह से। हजारों सैनिक, भारी हथियार, सब बॉर्डर्स पे जमा हुए। और फिर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर कई तरफ से हमला हुआ, कई दिशाओं से एक साथ। और ये सिर्फ डोनबास तक नहीं रहा, है ना? कीव तक पूरे देश को निशाना बनाने की कोशिश हुई। हाँ, बिल्कुल, राजधानी को भी। अगर हम इसे आज के दौर में देखें, यूरोप के संदर्भ में, तो एक देश का दूसरे सॉवरेन देश पर इस तरह का बड़ा हमला, ये बहुत ही असाधारण और गंभीर बात है। हाँ, यूरोप में तो खासकर। जी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक सिस्टम बना था कि देशों की सीमाएं हैं, संप्रभुता है, उसका सम्मान हो। हाँ, उसका सम्मान हो। इस घटना ने उस पर बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके जो भू राजनीतिक झटके हैं, आर्थिक झटके हैं, वो तो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। सही कहा। तो ये तो हुई इसकी पृष्ठभूमि की शुरू कैसे हुआ। अब अगर आज की स्थिति देखें तो इन नोट्स के मुताबिक यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में लड़ाई जबरदस्त जारी है। हाँ, अभी भी ऐसा लगता है कि वो जो शुरू का फेज था, जहां तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश थी, शायद वो अब खत्म हो गया है। हाँ, वो फेज बदल गया है। अब ये एक लंबी, खिंचने वाली, एक थका देने वाली लड़ाई बन गई है, जिसमें दोनों तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ने या अपनी पोजीशन होल्ड करने की जद्दोजहद है। बिल्कुल, जिसे वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं, शायद वैसा कुछ। हाँ, शायद। और यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। इन दस्तावेजों में इस बात पर काफी जोर है कि यूक्रेन जो है वो पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। जी, वेस्टर्न सपोर्ट। खास तौर से ड्रोन्स का जिक्र है, लंबी दूरी की मिसाइलों का जिक्र है, जिनका इस्तेमाल वो रूसी सेना के ठिकानों पर, उनके सप्लाई रूट्स पर, टारगेटिंग, हाँ, कमांड सेंटर्स पर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये युद्ध के मैदान में काफी असर डाल रही है। हाँ, डाल रही है। और इसके जवाब में, जैसा इन नोट्स से भी लगता है, रूस भी पीछे नहीं है। वो भी अपनी रणनीति, अपनी तकनीक बदल रहा है। अच्छा। जानकारी ये भी है कि रूस न केवल नए सैनिक ला रहा है, कुछ रिपोर्ट्स तो विदेशी लड़ाकों की भी बात करती हैं। अच्छा, फॉरेन फाइटर्स? हाँ, ऐसा जिक्र है। बल्कि वो भी एडवांस ड्रोन्स का, दूसरी मिसाइल सिस्टम्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक तरह की टेक रेस बन गई है। हथियारों की होड़। हाँ, हथियारों की होड़। दोनों तरफ से लगातार कोशिश है कि दूसरे पर बढ़त हासिल की जाए, और इससे युद्ध का जो रूप है वो लगातार बदल रहा है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ और लड़ाई का एक बहुत ही खतरनाक पहलू भी है, जिसका जिक्र इन नोट्स में चिंता के साथ है। जी। बताया गया है कि जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे
तेल रिफाइनरी, बिजली घर, उन पर हमले हुए हैं। हाँ, ये खबरें आई हैं। और सबसे गंभीर बात, वो जो जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाँ, जापोरिजिया, उसके आसपास के इलाकों में भी गोलाबारी या मिलिट्री एक्टिविटी की खबरें हैं। ये तो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। बिल्कुल, और ये वाकई बहुत गंभीर चिंता की बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ये, क्या? कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास अगर सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका खतरा सिर्फ उसी इलाके तक नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल। कोई भी चूक हो जाए या जानबूझकर हमला हो तो एक ऐसी न्यूक्लियर आपदा आ सकती है जिसके नतीजे शायद चेरनोबिल से भी ज्यादा भयानक हो। सोचकर भी डर लगता है। और इसका असर तो पूरे महाद्वीप पर पड़ेगा। ये सिर्फ लाखों लोगों की सुरक्षा का सवाल नहीं है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, IAEA, हाँ, जो निगरानी रखती है, जी, उसके बनाए नियम और युद्ध के समय में ऐसे संवेदनशील जगहों की सुरक्षा के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल हैं, ये उनका भी उल्लंघन है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई किस हद तक खतरनाक मोड़ ले चुकी है। और इस सारे खतरे और हिंसा का सबसे सीधा, सबसे भयानक असर वो आम लोगों पर पड़ा है। हमेशा की तरह इन नोट्स में जो मानवीय संकट की तस्वीर है वो दिल दहला देती है। लाखों यूक्रेनी नागरिक घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। लाखों। बहुत से लोग तो देश के अंदर ही कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं और लाखों पड़ोसी देशों में चले गए हैं शरणार्थी बनकर। हाँ, पड़ोसी देशों पर भी भारी दबाव है। शहरों पर खासकर शुरू में और अब भी ईस्ट और साउथ में लगातार बमबारी, मिसाइल हमले, इनकी खबरें हैं। अनगिनत घर, अपार्टमेंट्स, स्कूल, अस्पताल सब मलबे में बदल गए हैं। जैसा इन नोट्स में लिखा है, लाखों परिवार हर पल डर में जी रहे हैं। रोजाना का डर। और दुख की बात है कि इसमें कितनी बच्चों की जानें गई हैं या वो घायल हुए हैं। बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ता है। और इस हिंसा के साथ साथ युद्ध की वजह से खाने पीने की चीजें, साफ पानी, दवाइयां, यहाँ तक कि सिर छुपाने के लिए सुरक्षित जगह, इन सब की भारी कमी हो गई है। ये संकट तो मतलब हर दिन और गहरा होता जा रहा है। यहाँ एक बात गौर करने लायक है, जैसा इन नोट से भी पता चलता है जी, कि जब युद्ध शहरों में लड़ा जाता है तो ये जो सटीक हथियार कहे जाते हैं, हाँ, प्रिसिजन वेपन्स, हाँ, उनका असर भी बहुत विनाशकारी होता है। क्योंकि घनी आबादी वाले इलाकों में एक भी चूक या निशाना चूकने का मतलब है आम नागरिकों की मौत या उनका घायल होना। सही बात है। और इसके अलावा जब बिजली, पानी, अस्पताल जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट होते हैं तो आम लोगों की जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाती है, भले ही वो सीधे हमले का शिकार न हुए हो। हाँ, जीना दूभर हो जाता है। ये दिखाता है कि आधुनिक युद्ध कितना क्रूर हो सकता है, खासकर आम लोगों के लिए। तो सवाल उठता है कि इस तबाही को रोकने के लिए दुनिया कर क्या रही है? इन नोट्स में शांति की कोशिशों का भी जिक्र है। हाँ, कोशिशें तो हुई हैं। कई दौर की बातचीत हुई है, डिप्लोमेटिक कोशिशें हुई हैं, अलग अलग देशों ने, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मध्यस्थता की कोशिश की है जी। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा ये दस्तावेज बताते हैं, अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। कोई परमानेंट सीजफायर नहीं हो पाया। हाँ, स्थायी समाधान तो दूर की बात है, कोई लंबा चलने वाला संघर्ष विराम भी नहीं हो सका। बिल्कुल। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो इन नोट्स के हिसाब से पश्चिमी देशों का रुख तो काफी हद तक यूक्रेन के समर्थन में रहा है। हाँ, ज्यादातर पश्चिमी देश। वो यूक्रेन को न सिर्फ बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता भेज रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड, हाँ, बल्कि मिलिट्री मदद भी दे रहे हैं, जिसमें आधुनिक हथियार हैं, गोला बारूद है, यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग शामिल है। जी, ये सब चल रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने रूस पर कई तरह के कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। सैंक्शंस। हाँ, सैंक्शंस। मकसद यही बताया जाता है कि रूस की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए, उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को घटाया जाए। जी, अगर हम इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं और युद्ध के जो बड़े असर हैं उनको देखें, जैसा इन नोट्स में भी इशारा है, तो इसने सिर्फ यूक्रेन और रूस के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। हाँ। एनर्जी की कीमतें, खासकर गैस और तेल की, वो आसमान छू गई। बहुत ज्यादा। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े अनाज निर्यातक हैं। हाँ, गेहूं वगैरह। जी, और युद्ध ने सप्लाई चेन को बुरी तरह से तोड़ दिया है। इसका असर गरीब और विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। सही कहा। और जियोपॉलिटिकल लेवल पर देखें
तो इसने दुनिया को जैसे दो खेमों में बांट दिया है। पुराने समीकरण बदल रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं, और एक तरह के नए शीत युद्ध जैसी स्थिति उसके आने का डर जताया जा रहा है। बिल्कुल। और इन सब जटिलताओं के बीच इन नोट्स में जो एक बात बार बार सामने आती है वो है दुनिया भर में शांति की एक तीव्र इच्छा। हाँ, हर कोई यही चाहता है। आम लोग, नेता, हर कोई चाहता है कि ये खून खराबा बंद हो, हिंसा रुके और जो प्रभावित इलाके हैं वहां सामान्य जीवन लौट सके। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो लाखों लोग बेघर हुए हैं वो सुरक्षित अपने घरों को वापस जा पाएं। हाँ, यही उम्मीद है। तो आज हमने इन नोट्स के आधार पर क्या समझा? हमने देखा कि ये जो यूक्रेन रूस युद्ध है इसकी जड़ें 2014 तक जाती हैं। जी। हमने मौजूदा स्थिति देखी जहां पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में भीषण लड़ाई जारी है। दोनों पक्ष आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और न्यूक्लियर प्लांट जैसे अहम ठिकानों पर खतरा बना हुआ है। हमने उस भयानक मानवीय संकट को महसूस किया जिसका सामना लाखों आम नागरिक कर रहे हैं। दिल दहलाने वाला। और हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को देखा। शांति के जो प्रयास हुए वो सफल रहे। पश्चिमी देशों का समर्थन और प्रतिबंध और युद्ध के वैश्विक प्रभाव। हाँ, ये सब मुद्दे हमने कवर किए। जैसा कि इन नोट से भी लगता है आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अनिश्चित है। भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, लेकिन एक उम्मीद जो सब साझा करते हैं वो है शांति की। शांति की उम्मीद। हर कोई चाहता है कि इस पीड़ा का, इस विनाश का अंत हो और इस युद्ध से प्रभावित लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर काल आए। और ये पूरी चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है जी, जिस पर शायद इन नोट्स में सीधे बात ना हो, लेकिन जो इनके मतलब से उभरता है। मान लीजिए कल को ये युद्ध रुक भी जाता है। हाँ, उम्मीद करें कि रोके। हाँ, उम्मीद तो यही है जी। तो उसके बाद की चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी। सिर्फ शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण ही नहीं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। हाँ, उसमें तो सालों लगेंगे। देखो, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम होगा दोनों देशों के लोगों के बीच, समाजों के बीच जो अविश्वास और कड़वाहट पैदा हुई है। हाँ, वो कैसे दूर होगी? उसे कैसे दूर किया जाएगा? इस जख्म को भरने में, सुलह की प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा और ये कितनी जटिल होगी। युद्ध के मैदान से हटकर ये शायद आने वाले दशकों की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये सोचने वाली बात है।